आपके जीवन में बहुत गहराई लाएगी। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गांव का एक गधा घास चरते चरते जंगल में चला जाता है। उधर रात हो चली थी। उसे लौटने का ध्यान ही नहीं रहता है, और जब उसे ध्यान आता है कि रात हो चुकी है और हमें लौटना चाहिए, तब तक वह काफी दूर निकल चुका था। रात होने की वजह से रास्ता भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अब तो वह गधा रास्ते की तलाश में उसी जंगल में भटक जाता है। मित्रों, जंगल में भटकते भटकते खोज रहा था। किसी पेड़ पर एक उल्लू बैठा हुआ था। उल्लू ने देखा कि यह गधा रास्ता भटक गया है। क्यों ना इसका फायदा उठाकर इसे अपनी सवारी के रूप में इस्तेमाल करूं। उल्लू ने फौरन गधे से कहा, देखो भाई, हम तुम्हें रास्ता तो बता देंगे, लेकिन तुम्हें पहले हमें गुरु बनाना होगा। हमारी हर एक बात माननी होगी, और हम जिस रास्ते पर कहेंगे उसी रास्ते पर चलना होगा। तभी तो तुम इस विशाल जंगल को पार करके अपने गांव जा सकते हो। गधे ने कहा, ठीक है मित्र, हम आपको गुरु बनाते हैं, आप हमें रास्ता दिखाइए। मित्रों, उल्लू एकदम गधे की पीठ पर आकर बैठ जाता है और कहता है, चलो भाई। गधा भी उल्लू जैसा जैसा कहता जाता, वो वैसा ही वैसा चलता जाता, कभी दाएं तो कभी बाएं। इस तरह से घूमते घूमते उल्लू उसे पूरे जंगल में घुमाने लगा। उल्लू ने कहा, भाई रास्ता बहुत दूर है, सफर काफी लंबा है, इसलिए वहां पहुंचने में समय लगेगा। तब गधा कहता है, गुरुजी, ऐसे हम कब तक चलेंगे? ऐसे तो चलते चलते बोर हो जाएंगे। मुझे कोई कहानी सुनाओ, जिससे रात का सफर आसान हो जाए और कुछ ज्ञान प्राप्त हो। मित्रों, गधे की पीठ पर बैठा हुआ उल्लू कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी बहुत ही अच्छी सीख देने वाली है। इस कहानी को अगर ठीक से सुन लिया तो जीवन में कभी पछताने का और रोने का अवसर नहीं आएगा। तो गधा कहता है, हाँ गुरुदेव, आप सुनाइए। मैं आपकी कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनूंगा और उस पर अमल करूंगा। दर्शक बंधु, तब वो उल्लू गधा को एक कहानी सुनाता है। कहता है कि उज्जैन राज्य में राजा चंद्रभान राज करते थे। राजा का यश और की दूर दूर तक फैल गई थी। उनके राज्य में प्रजा बड़ी ही सुखी और संपन्न थी। चोर और लुटेरे डाकुओं का राजा के राज्य में नामो निशान तक नहीं था। दर्शक बंधु, पूरी प्रजा चैन की नींद सोया करती थी। एक दिन राजा और मंत्री दोनों अपने घोड़े पर सवार होकर अपने नगर की ओर चल देते हैं। मित्रों, जैसे ही राजा को पता चलता है कि उसके राज्य में कहीं भी उसकी प्रजा कष्ट में है, या किसी स्थान पर गरीब और असहाय लोगों पर कुछ दुष्ट लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं, तो राजा जल्दी से जल्दी खुद अपने सिपाहियों को लेकर वहां पहुंच जाता था और लोगों की रक्षा करता था। उसे देखते ही लुटेरे डाकुओं के हौसले पस्त हो जाते थे। वे वहां से दुम दबाकर भागने लगते। जब राजा को ऐसी खबर मिली, एक दूत ने उन्हें बताया कि तुम्हारे राज्य के जो गरीब लोग हैं, भोले भाले किसान लोग हैं, उनके पशुओं को चोर चुरा कर ले जा रही हैं। मित्रों, सुनते ही राजा चंद्रभान अपने मंत्री को साथ लेकर कुछ सैनिकों के साथ वहां पहुंच जाता है। होता क्या है कि राजा के पहुंचने से पहले ही लुटेरे वहां से जान बचाकर भाग जाते हैं। राजा ने अपने सैनिकों को किसानों के सहायता के लिए वहीं पर छोड़ दिया और खुद मंत्री के साथ वापस अपने महल की तरफ लौट पड़ा। मित्रों, मंत्री जिस समय राजा के साथ लौटकर नगर को आ रहा था, दोनों के घोड़े बहुत तेज दौड़ने वाली थी। अचानक एक स्थान पर आकर दोनों के घोड़े रुक गए और घोड़ों ने हिनहिनाना शुरू कर दिया। घोड़ों ने अपने पैर आगे कर लिए और जोर जोर से अपने पैर जमीन पर मारने लगे। राजा और मंत्री को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। उसी समय उन्हें सामने मार्ग में एक बड़ा सा सर्प दिखाई देता है। वो सर्प ऐसा लग रहा था जैसे मरा हुआ है, और उसी सर्प से कुछ दूरी पर उसकी नांग मड़ी केरे गई थी। नांग को देखकर राजा चंद्रभान ने कुछ सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा, अरे मंत्री, देखो तो, यह दिव्य मणि परी है। लगता है यह दिव्य मणि इसी नांग की है, और ऐसे मणिधारी नांग अक्सर नांग लोक में पाए जाते हैं। समझ में यह नहीं आता कि इस नांग की दुर्गति किसने की है, इसे कौन मार कर गया है। राजा की बात सुनकर मंत्री ने शोक प्रकट करते हुए कहा, महाराज, हमारे राज्य की धरती पर आज तक ऐसा पाप किसी ने नहीं किया है, लेकिन आज ऐसा हो चुका है। राजा ने कहा, हाँ मंत्री, यह बात तो बहुत ही चिंतित करने वाली है। अब हमें क्या करना चाहिए? किसी नांग लोक के नांग की हत्या हमारे राज्य में हुई है। यह हमारे लिए बहुत ही शर्म का विषय है, बहुत ही चिंता का विषय है। क्यों ना हमें इस नांग को अब जीवित करना चाहिए।
मित्रों, मंत्री भी राजा के मन की बात समझ चुका था। मंत्री ने कहा, हाँ महाराज, आपको तो संजीवनी विद्या आती है और आप तो कई सारी विद्याओं में पारंगत हैं। आप अपनी संजीवनी विद्या से इस नाम को जीवित कर सकते हो। दर्शक बंधु मित्रों, आपको बता दें कि राजा भी कहीं से विद्या सीख कर आया था और अभी तक उसने अपनी विद्याओं का परीक्षण नहीं किया था। तो मंत्री ने कहा, महाराज, हाल में ही आप विद्या सीख कर आए हैं ना, इसी नांग के ऊपर आप अपनी विद्या का प्रयोग करके देखो। इससे नांग जीवित भी हो जाएगा और आपको अभ्यास का एक मौका भी मिल रहा है। मंत्री के बार बार आग्रह करने पर राजा ने कहा, ठीक है। राजा अपने घोड़ा से नीचे उतरा और मरे हुए नांग के पास पहुंच गया। राजा के साथ साथ मंत्री भी अपने घोड़े से नीचे उतर आया और जाकर के पास खड़ा हो जाता है। राजा अपनी संजीवनी विद्या के मंत्र को कुछ देर तक खड़े होकर पढ़ने लगे। राजा के द्वारा मंत्र पढ़ने पर भी उस मरे हुए नाग में कोई हरकत पैदा नहीं होती है। राजा को अपनी विद्या पर बहुत विश्वास था, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वह जीवित नहीं हो रहा था। राजा मन ही मन बहुत व्याकुल हो गया और सोचकर उसे बहुत क्रोध आने लगा कि मेरा यह मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा है। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आज नाग पर मेरा संजीवनी मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा है। यह सोचकर राजा मन ही मन दुखी हो रहा था। तभी मंत्री ने कहा, महाराज, आपके मंत्र का कोई भी असर इस सर्प के ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है। इससे पता चलता है कि आपके गुरु ने आपको झूठा मंत्र बताया है, और ऐसे झूठे गुरु का क्या विश्वास करना चाहिए। राजा को अपने गुरु पर पूरा विश्वास था, इसलिए उसे मंत्री के यह शब्द अच्छे नहीं लगे। राजा ने थोड़ा क्रोधित होते हुए कहा, नहीं मंत्री, मेरे गुरु के बारे में आप ऐसा मत सोचिए और मेरे संजीवनी मंत्र पर भी आप अविश्वास मत कीजिए। मंत्री बोला, महाराज, मैं किस तरह विश्वास करूं? आप स्वयं ही तो देख लें। आप खुद ही देख रहे हैं कि आपके मंत्र शक्ति से यह नांग जीवित नहीं हो सका। मित्रों, यह सुनकर राजा कुछ दुखी हो जाता है। उसने कहा, मैंने इस काम को जानबूझकर करना स्वीकार किया है। जब तक यह पूरा नहीं होगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। राजा को अंदर से तो बहुत बेचैनी हो रही थी। मित्रों, जब राजा से रहा नहीं गया तो उसने कहा, थोड़ा रोको। अगर इस सर्प के ऊपर संजीवनी मंत्र का असर नहीं होता है तो मैं अपने दूसरे मंत्र का प्रयोग करके देखता हूँ। मेरे पास मेरे गुरु ने एक मंत्र और बताया है। तुम देखना इस मंत्र का कैसा चमत्कार होता है। जब तुम देखोगे मेरी इस विद्या को तो तुम भी मान जाओगे कि मेरे गुरु ने वास्तव में मुझे कुछ विद्या सिखाई है। वो विद्यावान है। राजा ने बड़े गर्व से कहा। मंत्री बात को पलटते हुए कहने लगा, जाने दो महाराज, क्यों बेकार में पीछे पड़े हो। चलो इस काम को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। रात हो रही है, अंधेरा होने से पहले ही हमें राजमहल पहुंचना है। राजा ने मंत्री से कहा, नहीं नहीं। राजा थोड़े जोश में आकर बोले, मंत्री, तुम मेरे शरीर को संभालो। मैं अपनी आत्मा इस नांग के शरीर में डालता हूं। तुम्हें यह मरा हुआ नांग थोड़ी देर में ही जीवित दिखाई देगा और पहले की तरह फिर से चलने फिरने लगेगा। वैसे ही मैं जल्दी से अपनी आत्मा दोबारा अपने शरीर में डाल लूंगा और मैं वापस जीवित हो जाऊंगा। इस काम के करते ही हम राजधानी को चलेंगे। मंत्री को राजा का कहना मानना पड़ा। राजा चंद्रभान ने अपना वह मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे राजा का शरीर कुछ ढीला और निर्जीव हो गया। थोड़ी ही देर में राजा का शरीर एक सब के रूप में बदल गया और जो मरा हुआ सर पड़ा था उसके शरीर में हरकत आने। कुछ ही देर में वो नांग फन फैलाकर एकदम उठकर खड़ा हो गया। बस उसी समय कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। जैसे ही राजा की आत्मा ने उस नांग के शरीर में प्रवेश किया, वैसे ही मंत्री ने अपनी आत्मा राजा के उस निर्जीव शरीर में डाल दी। आपको बता दें कि वो मंत्री भी चुपके चुपके राजा की विद्या सीख चुका था और आज राजा को मृत रूप में देखकर उसके मन में लालच आ गया। राज्य का लालच सोचा कि मैं राजा के शरीर में प्रवेश कर जाऊंगा तो मुझे सब लोग राजा ही समझेंगे। राजा की स्त्री भी मुझे अपना पति मानेगी। यही लालच मन में आते ही उस दुष्ट मंत्री ने फौरन अपना शरीर त्यागा और अपनी आत्मा को राजा के शरीर में डाल दिया और अपने शरीर के तलवार से टुकड़े टुकड़े कर डाले। नतीजा यह हुआ कि राजा की आत्मा, जो कि नांग के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी, वो नांग में ही फंसी रह गई और मंत्री की आत्मा अब राजा के शरीर में जा चुकी थी। मंत्री अपनी उस चाल में कामयाब हो चुका था जिसके बारे में राजा ने भी नहीं सोचा था।
मित्रों, राजा को देखकर वह मंत्री जोर जोर से हंसने लगा। कहने लगा, आज तक मैं इसी मौके की तलाश में था। आज कितने सालों के बाद मेरी यह इच्छा पूरी हो पाई है। राजन, अब आप नाग बन चुके हो और मैं एक राजा बन चुका हूं। अब तुम नागलोक में जाकर अन्य नागों के साथ वहां का सुख भोगो और मैं तुम्हारे शरीर में जाकर तुम्हारे राज्य में राजा बनकर राज्य करूंगा। मित्रों, उस दुष्ट मंत्री की बातें सुनकर वो नाग गुस्से में फुकार हुआ। कुछ कह रहा था कि अरे वह दुष्ट विश्वासघाती मंत्री, तुमने मेरे साथ छल किया है। देखना, एक दिन मैं इस विश्वासघात का बदला तुमसे जरूर लूंगा। मैं तुझे दंड देकर तुझसे अपना शरीर जरूर वापस लूंगा। मैं देखता हूं कि तुम मुझसे बचकर कहां जाते हो। मित्रों, इतना सुनते ही मंत्री क्रोध से भरकर चिल्लाया, और वो देखो, अगर तुम आगे बढ़े और तुमने फन उठाकर मुझे काटने की कोशिश की तो मैं तलवार से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम अपना भाग्य समझो कि मैंने अभी भी तुम्हें जीवित छोड़ दिया है। अच्छा, यह होगा कि बिना देर किए तुम यहां से चले जाओ। अब तो सर्प के वेश में राजा मंत्री का कुछ नहीं कर पाया। वो अपना गुस्से में फन जमीन में पटकने लगा। उसकी बेबसी देखकर मंत्री और भी जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, सुन, तू समझता था कि सिर्फ तुझे ही संजीवनी मंत्र आता है, तो यह तेरी भूल थी। मैंने भी तेरी इस विद्या को छुप कर सीख लिया था। राजा अब क्या कर सकता था? क्रोध आता और जमीन में फन मारता और मन में सोचता कि इस विश्वासघाती से मैं कैसे बदला लूं। इसने तो मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। ये मेरे समस्त राज कर्मचारियों में सबसे ज्यादा विश्वास पात्र था, पर आज इसने ही मुझे सबसे बड़ा धोखा दिया है। मित्रों, राजा ने मन में सोचा कि इस दुष्ट मंत्री का कोई भरोसा नहीं है। अभी मैं सर्व के शरीर में हूं, जीवित हूं, कोई पता नहीं, थोड़ी देर बाद ये मुझे मार भी डाले। भलाई इसी में है कि मुझे यहां से अब कहीं चलना चाहिए। यह सोचकर राजा गुस्से में फन पटकता हुआ घास में झाड़ियों में घुस जाता है। जाते समय उसकी आत्मा मंत्री को कोस रही थी। वे मन ही मन कोस रहे थे कि कपट्टी इस नीच दुष्ट मंत्री ने मेरे साथ धोखा किया है। इसको एक ना एक दिन अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। जाते जाते उस सर्प ने उस मंत्री से कहा था कि तुझे तेरी करनी का दंड अवश्य मिलेगा, नाग बने। राजा की आवाज जंगल में काफी देर तक गूंजती रही और फिर धीरे धीरे वह आवाज शांत हो गई। इधर मेरे बंधुओं, वह मंत्री घोड़े पर बैठकर अपनी राजधानी को चल पड़ा। अब तो वह राजा के भेष में था, क्योंकि राजा का शरीर उसने धारण कर लिया था। मन ही मन वो बहुत खुश था। उसके दिमाग में तरह तरह के विचार आ रहे थे। सोचता हुआ जा रहा था कि उसने अपनी चाल के द्वारा राजा को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दिया है। अब उसे किसी का कोई भय नहीं है और ना ही कोई बाधा उसके रास्ते में आएगी। अब वो अपना बाकी का जीवन राजा बनकर के खुशी खुशी बताएगा, आनंद के साथ राजमहल में रहेगा और उस राजा की सुंदर सुंदर रानियों को भोगे। प्रत्येक व्यक्ति अब उसके सारों पर नाचेगा, पूरे शहर में उसकी तूती बोलेगी। इस तरह की बातें सोचकर मंत्री बड़ा आनंदित हो रहा था। आज उसे ऐसा लग रहा था मानो पृथ्वी की सारी खुशियां उसे प्राप्त हो गई हों। घोड़ा तेज रफ्तार से दौड़ता जा रहा था। मंत्री ने राजा के रूप में एक हाथ से घोड़े की लगाम पकड़ रखी थी। पृथ्वी पर चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। रात होने के कारण नीले आकाश पर तारे चमक रहे थे। मंत्री अपने घोड़े पर तेजी से राजधानी की ओर बढ़ता जा रहा था। चारों ओर जंगल में साए साए की आवाज में उसे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे मंत्री राजा बनकर राजधानी में प्रवेश कर जाता है। राजधानी में प्रवेश करते ही उसका स्वागत किया गया। उसने जल्दी से अपने हाथ ऊपर करके सबको रोकते हुए कहा, आज बड़े दुख की बात है। कमरे में जाकर उसने अपने एक विश्वास पात्र दासी को धीरे से उठाया और उसके कान में कुछ कहा। उसके बाद वो चुपके से अपने वस्त्र आभूषण लेकर रात में ही राजमहल के पीछे के रास्ते से बाहर निकल गई। चारों ओर अंधेरी रात का सन्नाटा छाया हुआ था। सारा राजमहल गहरी नींद में सो रहा था। वे गुप्त रास्ते से दोनों वहां से छुपते छुपाते कहीं दूर निकल गए। दूर जंगल में पहुंचने पर दोनों को सुबह हो गई। मुर्गे ने बांग दी। दोनों एक नदी पर जाकर रुक गए। वहां उन्होंने अपना हाथ मुंह धोया और कुछ फलहार किया। अब जाकर उनके दिल की धड़कन कुछ कम हुई थी। उन्होंने अपना भेष बदल लिया। ऐसे ही दोनों गिरते पड़ती आगे को बढ़ती चली गई। अगर उन्हें कोई आवाज सुनाई देती तो वे किसी पत्थर या पेड़ के पीछे छुप जाती थीं।
और फिर से आगे बढ़ने लगती। चलते चलते उन्हें दोपहर हो चुका था। अब वे दोनों पहाड़ी की दूसरी तरफ उस भयानक जंगल को छोड़कर एक गांव के पास आ पहुंची थी। वहां पर उन्हें खंडरई दे रहा था। चलते चलते वे काफी थक चुकी थी, इसलिए उन्होंने वहीं पर विश्राम करने की सोची और थके होने के कारण थोड़ी ही देर में उन्हें गहरी नींद आ गई। उधर सुबह होते ही सारे महल में खलबली किया है। दर दर की हमने खूब ठोकरें खाई हैं। हम एक तरह से बहुत निराश हो चले हैं, परंतु आपसे दोबारा मिलना लिखा था। सब पूरा हो गया। वाह रे किस्मत, इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है। बाद में रानी का गला रुदाता है। राजा शीलभद्र की आंखों के सामने सारे पर्दे एकदम से हट जाते हैं। अब उन्हें पता चल चुका था कि जो स्त्री उनके घर में दासी बनकर रह रही थी, वह वास्तव में एक रानी थी। इस सच्चाई का पता चलते ही वे पानी पानी हो जाते हैं और उसने शर्म से अपनी गर्दन झुका ली। सचमुच